मन्नत एक सीधी सादी और खूबसूरत लड़की थी। उसकी माँ हमेशा कहती कि दुनिया बहुत चालाक है बेटा, कभी किसी की बातों में मत आना, तुम्हें कोई बेला फुसलाकर यूं ही ले जाएगा मेरी बच्ची। इसीलिए तुम सीधा कॉलेज जाना और कॉलेज से घर आना। फिर एक दिन अचानक ऐसा हुआ जिसका उसे अंदाज़ा भी नहीं था। उसे एक अनजान शख्स पर भरोसा करना पड़ा और उस अनजान शख्स के साथ वह चल पड़ी। रात के उस पहर चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, जो माहौल को और भी खौफनाक बना रहा था। थोड़ी थोड़ी देर में खतरनाक जानवरों की जोरदार दहाड़ सुनाई दे रही थी। उसने इससे पहले कभी ऐसे हालात का सामना नहीं किया था। रात के सन्नाटे में गाड़ी तेज रफ्तार से जंगल के बीचों बीच दौड़ रही थी। सफ़र को काफ़ी वक्त बीत चुका था, लेकिन मंजिल अब भी दूर लग रही थी। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि आगे बैठे शख्स से पूछ सके कि कहाँ ले जा रहे हो। उसे शक होने लगा, क्या उसने सही इंसान पर भरोसा किया था? कहीं ऐसा न हो वो उसे धोखा दे रहा हो। वह स्वभाव से ही बहुत डरपोक थी। उसका दिल छोटी छोटी बातों से धड़कने लगता था। उसकी माँ हमेशा कहती, बाहर की दुनिया बहुत ख़राब है। यही वजह थी कि उसने कभी इतने लंबे सफ़र का सामना नहीं किया था। माँ की बातें याद कर उसका मन भर आया और वो तो माँ की मदद करना चाहती थी, उनके लिए एक बेहतर ज़िंदगी बनाना चाहती थी। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। माँ के गुजर जाने के बाद वे खुद को बेहद अकेला महसूस करती थी। उन्हीं यादों में डूबे डूबे उसकी आंख लग गई थी। अमन ने पीछे मुड़कर उस लड़की को देखा जो कितनी बेफिक्री से सो रही थी। उसे बड़ी हैरानी हुई थी उसे देखकर। कोई भी समझ सकता था कि वह मासूम और थोड़ी बेवकूफ़ थी। हर किसी पर फौरन भरोसा कर लेना उसकी कमज़ोरी थी। इस वक्त भी वह कितनी बेफिक्री से किसी अनजान शख्स के साथ गाड़ी में बैठी सो रही थी। अगर उसकी जगह कोई और लड़की होती तो शायद इतना बड़ा जोखिम कभी न लेती। अगली सीट पर बैठे व्यक्ति ने एक नज़र उस पर डाली और फिर ड्राइवर को निर्देश दिया, रमन गाड़ी तेज चलाओ, हमें सुबह होने से पहले हवेली पहुंचना है। उसकी आवाज़ में एक रोब और गहराई थी जो उसकी शख्सियत से मेल खा रही थी। कई दिनों की थकावट उसकी आंखों में साफ झलक रही थी। वह सोना नहीं चाहता था, लेकिन नींद से लड़ पाना अब उसके लिए मुमकिन नहीं था। धीरे धीरे उसकी आंखों में भी नींद आ गई थी और वह बंद ही हो गई। रमन, जो हवेली वालों का पुराना और भरोसेमंद ड्राइवर था, तेजी से गाड़ी चलाने लगा। उसे रास्तों की अच्छी तरह से समझ थी, इसीलिए रात में गाड़ी चलाना उसके लिए कोई मुश्किल नहीं था। और फिर अपनी मंजिल पर आकर गाड़ी एक झटके के साथ रुकी थी। उसकी आंख खुली तो देखा गाड़ी एक बड़ी हवेली के सामने खड़ी थी। अगली सीट पर बैठा शख्स, अमन, शायद उसके जागने का इंतजार कर रहा था। वह चुपचाप दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। वो भी डरते डरते गाड़ी से बाहर आई थी। सामने का दृश्य देखकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ था। दिल में घबराहट आई, सोचने लगी, क्या ये सब मेरे लिए सही फैसला था? उसे किसी अजनबी पर यूं भरोसा नहीं करना चाहिए था। उसका दिल बार बार यही कह रहा था कि वह वाकई बहुत बेवकूफ़ है। इस ख्याल के साथ उसकी आंखें भर आईं। उसकी माँ की यादें एक एक करके उसे घेरने लगीं। आज से पहले उसकी ज़िंदगी कितनी सुकून से भरी थी। मन्नत, उठ जाओ बेटा, और कितना सोओगी? अगर ऐसे ही सोती रही तो कॉलेज के लिए लेट हो जाओगी। माँ ने प्यार भरी डांट के साथ उसे जगाया। माँ जल्दी जल्दी कमरे की चीज़ें समेटते हुए उसे समझा भी रही थी। आधी सोई आधी जागी हालत में वह वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर बाद वह तैयार होकर आई तो माँ टेबल पर नाश्ता लगा रही थी। जल्दी से आकर नाश्ता कर लो, आज तुम्हारे कॉलेज का पहला दिन है। नेहा के साथ ही रहना, दूसरी लड़कियों से ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है और छुट्टी के बाद सीधे नेहा के साथ ही वापस आना। मन्नत नाश्ता करते हुए चुपचाप अपनी माँ की नसीहत सुन रही थी। वह जानती थी कि उसकी माँ उसे लेकर कितनी चिंतित रहती है। उसकी माँ का सपना था कि मन्नत को पढ़ा लिखाकर एक कामयाब इंसान बनाए और उसके लिए वह खुद दिन रात मेहनत करती थी। नाश्ता ख़त्म करने के बाद मुस्कान माँ के पास आकर बैठ गई। उसकी माँ बड़े प्यार से उसके लंबे घने बालों को सुलझा रही थी। उन्हीं की ख्वाहिश पर मन्नत ने इतने लंबे बाल रखे थे
वरना वो तो कब का इन्हें छोटा करा चुकी होती। लंबे बालों की देखभाल करना उसे बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन माँ की खुशी के लिए वे ये सब झेलती रही। तभी दरवाजे की घंटी बजी। मन्नत जल्दी से अपनी चीज़ें समेटकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। नेहा दरवाजे पर खड़ी उसका इंतज़ार कर रही थी। मन्नत ने माँ को अलविदा कहा और नेहा के साथ कॉलेज के लिए निकल पड़ी। माँ ने अपनी बेटी को भगवान के सहारे छोड़ा और घर के कामों में लग गई। घर की सफाई करने के बाद उन्होंने कपड़ों का ढेर उठाकर सिलाई का काम करना शुरू कर दिया। सर्दियों का मौसम था और बुटीक से उन्हें ढेरों ऑर्डर मिले थे। माँ पिछले कई दिनों से इसे पूरा करने में लगी हुई थी। उनके हाथों की सफाई और काम में उनकी महारत देखते ही बनती थी। काम करते करते उनकी कमर में तेज दर्द होने लगा था, इसीलिए मशीन पर सारा दिन बैठने के कारण ये दर्द अब उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका था। मन्नत हमेशा उन्हें डॉक्टर के पास जाने की सलाह देती, लेकिन उसकी माँ हर बार मन्नत को बड़ी सहजता से मना कर देती। प्राइवेट हॉस्पिटल का खर्चा बहुत आता है बेटा, हम उसे नहीं उठा सकते। इसके बजाय वे मोहल्ले के एक छोटे से हकीम से दवा ले लेती रही, जो थोड़ी देर के लिए आराम ज़रूर देती थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद दर्द फिर लौटा था। माँ ने अपनी तकलीफ़ों को मन्नत से हमेशा छिपाया, क्योंकि उनके लिए मन्नत की खुशी और पढ़ाई सबसे ज़्यादा मायने रखती थी। लेकिन उनके चेहरे की थकान और दर्द को देखकर मन्नत का दिल भारी हो जाता। वे अपनी माँ के लिए कुछ करना चाहती थी, उन्हें उस दर्द से आज़ाद कराना चाहती थी जिसे वे चुपचाप सह रही थी। हालांकि हकीम साहब ने कई बार समझाया था कि किसी बड़े डॉक्टर को दिखा लो, लेकिन वे हमेशा उन्हें टाल देती। कि तभी घंटी की आवाज़ आई। वे अपना काम छोड़कर दरवाज़ा खोलने चली गई। सामने नेहा की माँ खड़ी थी। वो उनके पड़ोस में रहती थी और वो अक्सर अपना समय यहीं बिताती थी। नेहा उनकी इकलौती बेटी थी जो मन्नत के साथ ही पढ़ती थी। बचपन में ही मन्नत और नेहा के बीच गहरी दोस्ती हो गई थी। जब भी मन्नत की माँ किसी काम से बाहर जाती तो मन्नत नेहा के घर ही रहती थी। नेहा की माँ उसे अपनी सगी बेटी की तरह मानती थी। संजीदा जी, मैं तो कहती हूँ एक बार किसी बड़े डॉक्टर को दिखा लो। आपकी कमर का दर्द अब नॉर्मल बात नहीं रही। मेरे साथ सरकारी अस्पताल चलिए। नेहा की माँ ने काम में मदद करते हुए संजीदा से कहा था। संजीदा जी एक कमीज में टाँका लगाते हुए मुस्कुराईं। आप जानती हैं ना, सरकारी अस्पतालों में कितनी भीड़ होती है। मेरा पूरा दिन वहीं निकल जाएगा और फिर इस हफ्ते तक ये सारे ऑर्डर पूरे करने हैं। काम का बोझ बहुत है, मैं चाहती हूँ थोड़ा काम ज़्यादा कर लूँ तो मन्नत के दहेज के लिए कुछ सामान खरीद सकूँ। कल को उसकी शादी भी करनी है। मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि मेरे बाद उसका क्या होगा। इस चिंता में मेरी रातों की नींदें उड़ जाती हैं। संजीदा जी की बात सुनकर नेहा की माँ चुप हो गई। उन्हें पता था कि आज की दुनिया में अकेली औरत का सुकून से जीना कितना मुश्किल होता है। अगर उनका बेटा किसी को पसंद न करता होता तो वह मन्नत को अपनी बहू बना लेती। वह जानती थी मन्नत कितनी प्यारी और सादगी से भरी हुई थी। मन्नत सिर्फ 1 साल की थी जब संजीदा जी इस घर में आई थीं। ये छोटा सा 2 कमरों का घर था जिसका किराया बहुत कम था। पति के गुजर जाने के बाद अपने पति के साथ यहीं आ बसी थी। शुरू शुरू में ज़िंदगी बहुत कठिन थी, लेकिन उनकी खुशकिस्मती थी कि उन्हें इतने अच्छे पड़ोसी मिले। संजीदा जी की सिलाई कढ़ाई में महारत की वजह से उन्हें शहर के एक बड़े बुटीक से काम मिल गया था। नेहा की माँ अपने घर जा चुकी थी। संजीदा जी खाने की तैयारी में जुट गईं। वे जानती थीं कि मन्नत आते ही भूख भूख का शोर मचाएगी। बहुत जल्दी भूख लगने वाली लड़की थी। खाना बनाते समय उनका मन अतीत की ओर चला गया था। फुर्सत के पलों में उन्हें वह शख्स भी याद आने लगा जो कभी उनकी ज़िंदगी का हिस्सा था। उनकी आंखों के सामने उसका मासूम चेहरा घूम गया। क्या वो उसे कभी याद करता होगा या फिर उनसे नफरत करता होगा? ये सवाल उनका पीछा नहीं छोड़ता था। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। वे ख्यालों से बाहर आई और जल्दी से दरवाज़ा खोलने लगी। मम्मी, जल्दी खाना दो, मुझे बहुत भूख लगी है और मैं बहुत थक गई हूँ। मन्नत ने दरवाजे से ही अपनी माँ के अनुसार जल्दी जल्दी बोलना शुरू कर दिया था। संजीदा जी ने उसे प्यार से डांटा। मन्नत, कितनी बार समझाया है
कि दरवाजे से ही भूख का शोर मत मचाया करो। पहले अंदर आओ, हाथ मुंह धोकर पानी पियो, फिर खाने का नाम लो। तुम जानती हो ना, तुम्हारी माँ हमेशा खाना तैयार रखती है। अच्छा मम्मी, सॉरी, आगे से ध्यान रखूंगी। मन्नत ने अपनी आदत के मुताबिक दोबारा सॉरी बोल दिया। अपनी बेटी को देखकर संजीदा जी की आंखें भर आईं। मन्नत बिल्कुल उनकी तरह थी। उसकी हर हरकत उन्हें अपनी जवानी के दिनों को याद दिलाया करती थी। वह मन ही मन मन्नत के अच्छे नसीब की दुआएं करती हुई किचन में चली गईं। लेकिन एक डर हमेशा उनके दिल में रहता था कि कहीं मन्नत की किस्मत भी उनकी तरह न हो। इस ख्याल ने उनके दिल को सहर से भर दिया था। उनकी बेटी बहुत मासूम थी। उनकी मासूमियत देखकर वे बार बार भगवान से प्रार्थना करती थी कि मन्नत की ज़िंदगी हमेशा खुशहाल रहे और सुरक्षित रहे। वह जानती थी कि वह दूसरी लड़कियों की तरह तेज तर्रार नहीं है। मन्नत को वो नेहा के घर के अलावा कहीं नहीं जाने देती। शुरू शुरू में मन्नत जिद किया करती थी, लेकिन धीरे धीरे उसने गली में जाकर खेलने की जिद छोड़ दी थी। जब संजीदा जी खाना लेकर आईं तो देखा मन्नत अपना बैग खोले बैठी थी। अभी तो भूख भूख चिल्ला रही थी और अब बैग खोलकर बैठ गई हो। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं मम्मी, बस ऐसे ही देख रही थी, लाइए जल्दी से खाना दीजिए। मन्नत ने जल्दी जल्दी बैग बंद करते हुए कहा। संजीदा जी ने प्लेट उसकी ओर बढ़ाई और मन्नत में जुट गई। बचपन से ही उन्होंने मुस्कान मन्नत को माँ और बाप दोनों का पाला प्यार दिया था। मन्नत के जन्म से कुछ वक्त पहले ही उनके पति की मौत हो गई थी। जब वो दिन याद करती तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते। वो जानती थी कि उन मुश्किल महीनों को उन्होंने कैसे काटा था, लेकिन मन्नत के जन्म ने उन्हें जीने का हौसला दिया था। खाना खाने के बाद मन्नत तो सो गई थी, लेकिन संजीदा जी खामोशी से दूसरे कमरे में जाकर लेट गई। उनकी आंखों के सामने अतीत के खूबसूरत और कुछ दर्द भरे पल तैरने लगे। वे अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी और अपने पिता की बेहद लाडली। जब वह 12 साल की थी, उनके छोटे भाई की शादी हुई। जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। उनकी जिद करने पर उन्हें शहर पढ़ने की इजाज़त मिली, लेकिन वहीं उनकी मुलाकात आमिर से हुई थी। आमिर का परिवार गरीब था, लेकिन वह नरम मिजाज और दूसरों की इज्जत करने वाला था। यही बात संजीदा जी को उसकी ओर खींच लाई। पर जब उनके परिवार को इस बारे में पता चला तो उनका भाई आग बबूला हो गया। वह अपने पिता के समझाने पर भी शांत नहीं हुआ था। लेकिन उस दिन हवेली में बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। संजीदा जी ने कभी नहीं सोचा था कि किसी को पसंद करना उनके लिए इतना बड़ा गुनाह बन जाएगा। 1 महीने के अंदर उनके पिता ने उनकी शादी तय कर दी और वह घर से विदा हो गई। उस दिन 5 साल का छोटा सा अमन अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखों में आंसू लिए संजीदा जी को देखता रहा। अमन की भाभी का भतीजा था। जब संजीदा जी भाभी के भाई और भाभी एक सड़क हादसे में मारे गए तो मजबूरन उनकी भाभी 3 साल के अमन को अपने साथ ले आई, लेकिन उन्होंने उसे कभी प्यार नहीं दिया। उल्टा गुस्से में उसे मनहूस कहकर कोसा करती थी। संजीदा जी ही जिसने अमन को गले लगाया, उसे स्नेह दिया। वो उसे अपने हाथों से खाना खिलाती, रात में पास सुलाती। 3 साल का नन्हा अमन 5 साल का हो गया था और इन 3 सालों में वह संजीदा जी को अपनी माँ समझने लगा था। अमन उनसे बहुत जुड़ गया था, लेकिन जब वो विदा होकर जा रही थी तो अमन की आंखों में गहरा डर था। संजीदा जी की हवेली छोड़कर एक छोटे से किराए के घर में जाना पड़ा, लेकिन आमिर एक अच्छा पति साबित हुआ। उसने उनका हर तरह से ख्याल रखा। आमिर के साथ रहकर संजीदा जी धीरे धीरे अपने अतीत को भूलने लगी। हाँ, कभी कभी अमन की याद आती तो उनकी आंखें भर जाती, लेकिन वे खुद को समझाती, वह बच्चा है, धीरे धीरे मुझे भूल जाएगा और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएगा। शादी के कुछ ही समय बाद जब उन्हें माँ बनने की खबर मिली तो उनके जीवन में जैसे उजाले लौट आए। ये वक्त उन दोनों के लिए बेहद खूबसूरत था। एक नई शुरुआत, एक नई उम्मीद। वे दोनों अपनी आने वाली औलाद को लेकर बेहद खुश थे, लेकिन संजीदा जी ये नहीं जानती थी कि उनकी ये खुशियाँ ज़्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं हैं। एक दिन काम से लौटते वक्त आमिर सड़क कार पार कर रहा था, तभी गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। लोग उसे तुरंत अस्पताल लेकर गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
ये खबर संजीदा जी पर बिजली बनकर गिरी। उसने अभी-अभी तो ज़िंदगी को सुकून से जीना शुरू किया था और किस्मत ने फिर से उसे कठिन परीक्षा में डाल दिया। आमिर के जाने के बाद मोहल्ले वालों ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। उन्हीं में से एक आमिर का दोस्त था, अब अक्सर संजीदा जी के घर आने लगा था। पहले जो आंखें उसे इज्जत से देखती थीं, अब उनमें हवस की झलक थी। एक रात वो चुपके से घर में घुस आया था। उस दिन संजीदा जी को समझ आ गया कि अब वो यहाँ अकेली नहीं रह सकती। उसने अपने माँ की हवेली में संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ से भी सिर्फ मायूसी हाथ लगी। मन्नत के जन्म के कुछ महीने बाद संजीदा जी ने आखिरकार उस घर को छोड़ने का फैसला कर लिया। ये वही जानती थीं कि कैसे उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर उस घर को ताला लगाया था, जहां उसकी और आमिर की अनगिनत खूबसूरत यादें बसी थीं। मन्नत का नाम उसने आमिर की ख्वाहिश पर ही रखा था। आमिर अक्सर कहता था कि अगर हमारी बेटी हुई तो उसका नाम मैं मन्नत रखूंगा। जब उसने पहली बार मन्नत को गोद में लिया तो उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन जिंदगी का बोझ उठाने के लिए उसे मजबूती दिखानी थी। वे एक नए इलाके में एक छोटा सा मकान किराए पर लेकर रहने लगी और नौकरी की तलाश शुरू कर दी। शुरुआत में घर घर जाकर काम किया। कभी जो महलों में राज करती थी, अब दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा कर रही थी। अपने आंसू वो किसी के सामने नहीं बहाती। अगर आंखें भर भी जातीं तो चुपचाप उन्हें पोंछ लेती। मन्नत को वो किसी और के पड़ोस भरोसे छोड़ना नहीं चाहती थी। वे उसे अपने साथ काम पर लेकर जाती, लेकिन मकान मालकिन को ये बात खलती थी। एक दिन उसकी मुलाकात नेहा की माँ से हुई। नेहा की माँ ने उसे अपनी एक दोस्त से मिलवाया, जो शहर में एक बड़ा बुटीक चलाती थी। उनकी मदद से संजीदा ने वहां सिलाई का काम शुरू कर दिया। शुरुआत में काम मुश्किल लगा, लेकिन धीरे धीरे इसमें महारत हासिल कर ली। मन्नत का ज़्यादातर समय नेहा के घर गुजरता। दोनों हम उम्र थीं और उनकी दोस्ती गहरी होती जा रही थी। वक्त बीतता गया। स्कूल ख़त्म होने के बाद दोनों ने एक ही कॉलेज में दाखिला लिया। मन्नत को अपने पापा की बहुत याद आती थी। उसने कभी अपने पापा को देखा तक नहीं था। जब वे अपनी माँ से उनके बारे में सवाल करती या उनकी तस्वीर मांगती, तो संजीदा जी कहती, मेरे पास उनकी कोई तस्वीर नहीं है। धीरे धीरे मन्नत ने खुद को अपने पापा की एक तस्वीर अपने मन में बना ली थी। कभी कभी वे अपने नाना नानी या दादा दादी के बारे में पूछती, तो संजीदा हर बार यही कहकर बात टाल देती कि हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरे माँ बाप नहीं थे और तुम्हारे दादा दादी नहीं हैं। ये कहते हुए संजीदा के दिल में जो एक दर्द उठता, वे सिर्फ वही जानती थी। एक दिन मन्नत ने अपनी माँ का कमरे में चुपचाप एक तस्वीर को देखकर रोते हुए पकड़ लिया। मम्मी, आप फिर रो रही हैं ना? मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आप मत रोया करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। संजीदा ने हमेशा की तरह कहा, नहीं बेटा, मेरी आंख में कुछ चला गया था। लेकिन मन्नत जानती थी ये वही पुराना बहाना था। उसने नाराज़गी से पूछा, मुझे दिखाइए, ये किसकी तस्वीर है? संजीदा ने प्यार से उसकी बात टाल दी। जिद मत करो बेटा, जाओ बाहर जाओ बैठो। लेकिन अब मन्नत की उत्सुकता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वह जानती थी कि माँ उसके हर सवाल को अनदेखा कर देती है। शाम को डिनर करते वक्त मन्नत ने कहा, मम्मी देखना, मेरी पढ़ाई ख़त्म होगी तो मैं एक अच्छी नौकरी करूँगी, तब आपको ऐसे काम नहीं करने पड़ेंगे। ये सुनकर संजीदा ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा। रात ने जब मन्नत सो गई तो संजीदा ने अपने काम में लग गई, लेकिन उनकी कमर का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। दर्द से परेशान होकर उन्होंने पेन किलर खा ली और थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट गई। थकान और दर्द ने उन्हें जल्दी ही नींद में खींच लिया था। मन्नत को सोए हुए काफ़ी वक्त हो चुका था, लेकिन अचानक किसी अजीब से एहसास के साथ उसकी आंख खुल गई। पिछले कुछ दिनों से रातों में उसे ऐसा ही महसूस हो रहा था। घबराहट के मारे उसकी सांसें तेज हो जाती और वह बिस्तर पर बेचैन हो जाती। थोड़ी देर बाद जब उसकी धड़कनें थमीं तो उसने अपनी माँ का ख्याल आया। उसकी नज़र उनके बिस्तर पर पड़ी, जो खाली था। चादर एकदम साफ सुथरी और करीने से बिछी हुई थी। इसका मतलब था कि वे अब तक अपने काम में लगी थीं। परेशानी से वह नंगे पांव ही अपने कमरे से बाहर आई थी। ठंड बहुत थी, लेकिन माँ वहीं आंगन में सो रही थी।
इतनी ठंड में भी उन्होंने बस एक हल्की-सी चादर रखी थी। वह चादर बचपन से ही देखती आ रही थी और धो-धो कर उसका रंग भी फीका पड़ चुका था, लेकिन माँ उसे हमेशा अपने पास रखती थी। एक बार मन्नत ने उनसे पूछा था, "मम्मी, इस चादर में ऐसा क्या है कि आप इसे कभी भी नहीं फेंकतीं?" और जब उन्होंने बताया ये बात, उनके चादर उसके पापा ने उन्हें तोहफ़े में दी थी, तो उस दिन के बाद मन्नत ने उन्हें कभी इसे फेंकने को नहीं कहा। मन्नत जल्दी से कमरे में कंबल उठा लाई और अपनी माँ को अच्छे से उड़ा दिया और कहीं वहीं पर बैठ गई। और पता नहीं कब के पास बैठे-बैठे उसकी भी आँख लग गई। सुबह जब संजीदा की आँख खुली तो उन्होंने मन्नत को देखकर उसे डाँटते हुए कहा, "तुम यहाँ क्यों सो गई थीं? अपने कमरे में आराम से सोया करो।" मन्नत नाराज़ होकर बोली, "आप भी तो बाहर सोती हैं।" मैं इतनी ठंड में संजीदा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, "मेरी मजबूरी है बेटा, मुझे काम करना पड़ता है वरना घर कैसे चलेगा?" उनकी बात सुनकर मन्नत चुप हो गई, लेकिन उनका दिल भारी हो गया। दिन तेजी से बीत रहे थे, मन्नत के एग्ज़ाम अब नज़दीक थे। ये और पढ़ाई में बिज़ी हो गई थी। नेहा भी अक्सर पढ़ाई में उसका साथ देने उसके घर आती थी। दूसरी तरफ संजीदा की तबीयत अब दिन-ब-दिन बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन वह फिर भी काम पर जाती थी। उन्हें मन्नत को यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलाने के लिए पैसे जमा करने थे। एक दिन बुटीक से निकलते वक़्त संजीदा किसी अजनबी से टकरा गई। जैसे ही उनकी नज़र उस शख्स पर पड़ी तो उनके कदम थम गए। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि इतने सालों के बाद वो उसे फिर से देख रही है। उनकी आँखों में आँसू भर आए। वो शख्स शायद उन्हें पहचान नहीं पाया था और वो तेज़ी से आगे बढ़ गया और संजीदा ने उसे बस देखती ही रह गई जब तक वो उनकी नज़रों से ओझल नहीं हो गया। दुखी मन से वो रिक्शा लेकर घर लौट आई थी। घर पहुँची तो मन्नत उन्हें देखकर और भी परेशान हो गई थी। वह अपनी माँ के चेहरे का दर्द पहचान गई। उसने तुरंत कहा, "मम्मी, क्या हुआ? आप रोई हैं ना?" संजीदा ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और चुपचाप कमरे में चली गई। जब मन्नत फ्री हुई तो वह अपनी माँ के पास गई और उनका हाल पूछने लगी। जिद करने पर भी संजीदा ने उसे कुछ नहीं बताया, लेकिन उनके चेहरे से साफ था कि उनका दिल किसी पुराने दर्द से भरा हुआ था। मन्नत ने उनकी बात को न छेड़ने का फैसला किया और वापस अपने काम में लग गई। अब संजीदा अक्सर गुमसुम सी रहती थी। एक दिन वह दिन भर काम करती रही, लेकिन मन कहीं और खोया रहता। वह कुछ सोच रही थी, कोई बड़ा फैसला लेने की कगार पर थी, जब उनकी नज़र मन्नत के मासूम चेहरे पर पड़ी तो उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती। एक दिन उन्होंने मन्नत से पूछा, "बेटा, तुम्हारा रिजल्ट कब आएगा और यूनिवर्सिटी में दाखिले का क्या सोचा?" मन्नत ने उत्साहित होकर जवाब दिया, "बस मम्मी, सब प्लान हो जाएगा, फिक्र मत करें।" लेकिन संजीदा की नज़रों में गहरी चिंता थी। मन्नत समझ गई थी कि उनकी माँ कुछ छुपा रही है, लेकिन उसने उनसे पूछने की बजाय उनका साथ देने का फैसला किया। उसी रात जब वो सब सो चुके थे, संजीदा अपने कमरे में चुपचाप बैठी रही। उनकी आंखों में बातें वक्त की तस्वीरें तैर रही थीं। उन्होंने खुद से वादा किया, मन्नत के लिए अपने दिल को मजबूत कर लिया। संजीदा ने फिर से उस तस्वीर को अपने हाथों में लिया और गहरी सांस भरते हुए उसे देखने लगी। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वे उस तस्वीर को तब से ही निहार रही थीं जब उन्होंने पहली बार अमन को बुटीक में देखा था। ये वही था छोटा-सा बच्चा जिसे वह अब तक भुला नहीं पाई थीं। पता नहीं उसके साथ कैसा बन गया था। जब से हवेली छोड़ी थी तब से एक पल के लिए भी अमन को भूली नहीं थी और आज उसे देखते ही पहली नज़र में ही पहचान गई थी, क्योंकि उसके कान के नीचे गर्दन पर वही निशान था, वही निशान जो उसकी भाभी ने कभी गर्म चिमटे से उसे जलाकर दिया था। तब वह छोटा-सा बच्चा रो-रो कर तड़प रहा था। उस दिन संजीदा ने उसे अपनी गोद में समेटा था और भाभी को डाँटते हुए कहा था, "आपको तरस नहीं आता एक छोटे से बच्चे पर? इतना ज़ुल्म क्यों करती हो?" उन्होंने अमन के ज़ख्म पर मरहम लगाया था और वह निशान उनकी यादों में
हमेशा के लिए बस गया। आज उसी निशान ने पुरानी यादों का दरवाज़ा खोल दिया था। उन्होंने तस्वीर वापस उसकी जगह पर रख दी और तय कर लिया कि मन्नत की जिम्मेदारी अब अमन को सौंप देंगी। ये सोचकर उनके दिल को सुकून मिला और लंबे समय के बाद उन्होंने राहत की सांस लेते हुए आंखें मूंद लीं। लेकिन किस्मत ने संजीदा के लिए एक और मुश्किल मोड़ रख रखा था। उनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ रही थी। आखिरकार ज़्यादा परेशानी के बाद वे डॉक्टर के पास गईं। वहाँ जो पता चला उसे सुनकर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। डॉक्टर ने कहा, आपको लास्ट स्टेज का कैंसर है। आपके पास वक्त बहुत कम बचा है। संजीदा ने अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन उनका दिल मारने को तैयार ही नहीं था। वह मन्नत को अकेला छोड़ने के ख्याल से ही टूट गई, लेकिन तभी उन्हें अमन की याद आई। पता नहीं क्यों उसकी मौजूदगी ने उनकी चिंताओं को थोड़ा कम कर दिया। उन्होंने फैसला किया कि वे अपनी बेटी मन्नत का सहारा अमन को बनाएंगी। उन्होंने एक रात साहस जुटाकर हवेली फ़ोन किया। उनका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि अमन से बात हो जाए। किस्मत ने उनका साथ दे दिया और फ़ोन अमन तक पहुंच गया। दूसरी तरफ जैसे ही अमन ने उनकी आवाज़ सुनी, वह पत्थर का सा हो गया था। इतने सालों के बाद भी उसने उन्हें तुरंत पहचान लिया था। उसकी आवाज़ काँप रही थी। आंटी, आप कहाँ थीं? मैंने आपको कहाँ-कहाँ नहीं ढूँढा। प्लीज़ मुझे अपना पता बताइए। मैं अभी आपके पास आ रहा हूँ। लेकिन संजीदा ने उसे टोक दिया। नहीं बेटा, अभी नहीं। मैं तुमसे जल्दी ही मिलने आऊँगी। तुम मेरी बात मानो, मैं बस अभी खैरियत से हूँ और तुम से बात करके और भी सुकून से हो गई हूँ। अमन ने बहुत ज़ोर दिया, लेकिन उन्होंने गोलमोल जवाब देकर फ़ोन रख दिया। उस रात संजीदा ने अमन से मिलने का पक्का फैसला कर लिया। कुछ दिनों के बाद उन्होंने उसे बुटीक में बुलाया, जहाँ वे काम करती थीं। जब बाहर निकलीं तो उन्होंने अमन को गाड़ी से टेक लगाए खड़ा देख पाया। उसे देखकर उनकी आंखें भर आईं। अमन तेजी से उनके पास गया और उनके सीने से लग गया। इतने सालों का दर्द जैसे एक ही पल में बह गया। अब आप मेरे साथ हवेली चलिए, मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा। संजीदा ने शांत स्वर में कहा, नहीं बेटा, वह हवेली, वह दौलत सब तुम्हारी है। मुझे उसे छोड़ बहुत वक्त हो गया है। अब सब कुछ तुम्हारा है। अमन ने उनकी बात काटते हुए कहा, ऐसा मत कहें आंटी, वो हवेली आपकी है। 5 साल पहले दादाजी भी मुझे छोड़कर चले गए। बुआ और फूफा जी तो आपके जाने के बाद न साल बाद एक ही रोड एक्सीडेंट का शिकार हो गए थे। मैं अकेला तन्हा जिंदगी गुजार रहा हूँ। आपको बहुत याद करता था। दादाजी ने मरने से पहले वसीयत बनाई थी। उन्होंने सब कुछ आपके और मेरे नाम किया है। लेकिन मैं जानता हूँ इस सारी दौलत पर सिर्फ और सिर्फ आपका हक है। इस हवेली के वारिस आप हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मैंने कहा, आपको तलाश नहीं किया। मैं आपको बहुत याद करता था। उसके परिवार पर इतनी मुसीबतें आ गई थीं, यहाँ तक कि उसका सारा परिवार ख़त्म हो गया था। ये जानकर उसे बहुत दुख हुआ था। आंखों से आंसू बहने लगे। अमन भी रो रहा था। संजीदा ने उसे चुप कराते हुए कहा, गुजरे वक्त को भूल जाओ बेटा, वह बस हमें दुख देगा। उन्होंने अमन को अपनी बेटी मन्नत के बारे में बताया। मेरी एक बेटी है मन्नत, बहुत प्यारी है, लेकिन थोड़ी ज़िद्दी भी है। वादा करो मेरे जाने के बाद तुम उसका ख्याल रखोगे। उस पर कभी गुस्सा मत करना। मैंने आज तक उसे डांटा नहीं है। अमन की आंखों में दर्द झलकने लगा। आंटी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? प्लीज़, मैं अब आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। मैंने सिर पर हाथ रखा और मुस्कुरा दी। उनके दिल में अब भी सुकून था कि उनकी बेटी के लिए अमन जैसा सहारा है। लेकिन उनकी आंखों में गहरी उदासी भी थी, क्योंकि जाने का समय करीब आ रहा था। वो जिद्दी से अंदाज में बोली, वादा करो मुझसे, तुम मन्नत से शादी करो और उसे अपने साथ हवेली ले जाओगे। मैं अपनी बेटी को किसी अजनबी के साथ जाते हुए नहीं देख सकती। लोग उसे गलत समझेंगे। दूसरी बात, मैं भी बिना किसी रिश्ते के तुम्हारे साथ जाना कभी स्वीकार नहीं करेगी। और अमन ने उनसे वादा किया था कि मैं मन्नत को कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। वह इजाज़त लेकर घर चली आई कि दिमाग में हज़ारों सवाल घूमने लगे। उसे महसूस हो रहा था कि उसे कुछ छुपा रही है। वह उनसे पूछना चाह रही थी, लेकिन संजीदा ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। घर पहुंचते ही संजीदा ने देखा मन्नत किचन में खाना बना रही थी। मन्नत ने पानी का गिलास उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा, मम्मी, आज आपको देर हो गई, सब ठीक है ना?
उनके चेहरे पर थकावट और उदासी देखकर मन्नत को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। मम्मी क्या हुआ, आप रो रही हैं? संजीदा ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं, बस तुम्हारे पापा की याद आ रही थी। अच्छा मम्मी, आप खाना खा लें। नहीं बेटा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बस एक पेन किलर लेकर सो जाऊंगी। तुम बाहर से कुछ मंगवा लो और खा लो। संजीदा की तबीयत का सुनकर मन्नत भी परेशान हो गई थी, लेकिन संजीदा ने उसे दिलासा दिया और अपने कमरे में चली गई। उनका दिल और दिमाग अमन और मन्नत की शादी को लेकर बेचैन था। वह जानती थी कि उनके पास समय बहुत कम है। अगले दिन मन्नत ने संजीदा से कहा, मम्मी, मैं सोच रही हूँ कोई नौकरी ढूंढ लूँ। संजीदा ने उसकी बातों को अनसुना करते हुए उसके सिर पर हाथ फिराते हुए कहा, बेटा, अगर मुझे कभी कुछ हो जाए तो अपने आप को मजबूत रखना। कैसी बातें कर रही हैं मम्मी, आपको कुछ नहीं होगा, मन्नत ने नाराजगी जताते हुए कहा था। रात का तीसरा पहर था। अचानक मन्नत की नींद टूटी और उसने देखा कि मम्मी बिस्तर पर नहीं थी। घबराहट के मारे वो दूसरे कमरे में गई तो देखा संजीदा फोन हाथ में लिए आराम से सो रही थी। मन्नत को राहत मिली और वह मम्मी के पास ही बैठ गई। मम्मी, उसने जगाने की कोशिश की, लेकिन संजीदा जी की आत्मा तो पहले ही चुपचाप उनके शरीर को छोड़ चुकी थी। मन्नत का कलेजा फट गया। उसने एक जोरदार चीख मारी थी, मम्मी आंखें खोलो, मम्मी क्या हो गया आपको? जबकि फोन की दूसरी तरफ अमन था। वो अमन से ही बात कर रही थी और बात करते करते ही उनका सांस उखड़ने लगा था और उनकी जान निकल गई थी। अमन ने मन्नत की चीख पुकार सुनी और जल्दी से ड्राइवर को बोला, यह गाड़ी निकाल कर शहर की ओर रवाना हुआ था। अगले दिन संजीदा का अंतिम संस्कार हो गया। मन्नत तो सुन्न रह गई थी। अमन ने उसे हौसला देते हुए कहा, तुम्हारी माँ ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। अपना ज़रूरी सामान पैक करो और मेरे साथ चलो। मन्नत कुछ बोल नहीं सकी। उसकी माँ के आखिरी शब्द और अमन की तस्वीर देखने का वह वादा याद आ गया। मरने से एक दिन पहले उसकी माँ ने अमन की तस्वीर उसे दिखाई थी, इसलिए वो आंखें बंद करके उसके साथ चल पड़ी थी। सफ़र लंबा था। हवेली पहुंचकर उसे थोड़ी राहत मिली थी। कुछ दिन के बाद अमन ने उसे एक पत्र दिया। ये तुम्हारी माँ का खत है, उन्होंने मुझे इसे देने को कहा था, इसे पढ़ लो और अपना फैसला सुना दो। ये कहकर अमन बाहर चला गया। मन्नत ने खत कांपते हाथों से खोला और जैसे जैसे उसकी आंखें लिखे हुए शब्दों पर दौड़ती गईं, आंसू उसके गालों पर बहने लगे। खत में लिखा था, मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी, लेकिन अब ये सच छुपाना मुमकिन नहीं। मैं ये खतरनाक बीमारी से जूझ रही हूँ। मुझे तुमसे अलग होना पड़ेगा, इसीलिए मैंने अमन को तुम्हारे लिए चुना है। उससे शादी कर लेना, वे तुम बहुत ही अच्छा इंसान है और तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। जहाँ तुम जाओगी वे हवेली मेरे अपनी है। ये मेरे माँ बाप की हवेली है, जहाँ मैंने अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत दिन बिताए थे। लेकिन जब मैंने तुम्हारे पापा से मोहब्बत की तो मेरे माँ बाप ने मुझे ठुकरा दिया और हवेली के दरवाजे मुझ पर हमेशा के लिए बंद कर दिए। अब मैं तुम्हें वहाँ भेजकर ये चाहती हूँ कि तुम वो खुशियाँ वापस पाओ जो मैं कभी खो चुकी थी। ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। उम्मीद है तुम इसे ज़रूर पूरा करोगी। तुम्हारी माँ। ख़त्म होते ही मन्नत की आंखें छलक पड़ीं। उसकी माँ ने अपनी सारी तकलीफ़ें चुपचाप सह ली थीं, लेकिन वे एक मजबूत बेटी बनकर अपनी माँ की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए तैयार थी। अमन और मन्नत की शादी धूमधाम से हुई। काफ़ी सारे लोग शादी में आए थे, लेकिन मन्नत की हालत का ख्याल रखते हुए अमन ने उसे जल्दी ही कमरे में भिजवा दिया था। रात को जब सब मेहमान चले गए तो सीधा उसके कमरे में आया था। वह बालकनी में खड़ी थी, अंधेरे में कुछ खोई हुई। अमन चुपचाप उसके पास आकर खड़ा हो गया और हल्के से बोला, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी अचानक बदल गई है। तुम्हारे लिए सब स्वीकार करना आसान नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपने अतीत को पीछे छोड़कर मेरे साथ आगे बढ़ो। ज़िंदगी किसी के जाने से रुकती नहीं है, हम दोनों अब एक दूसरे का सहारा हैं। ये कहते हुए उसने प्यार से मन्नत का हाथ अपने हाथों में लिया था। उसकी बात सुनकर मन्नत ने धीरे से सिर हाँ में हिला दिया। उसकी इतनी जल्दी मान जाने पर अमन धीरे से मुस्कुराया और बोला, आंटी बिल्कुल सही कहती थी, तुम मासूम हो और थोड़ी बेवकूफ़ भी,
लेकिन जैसी भी हो तो मुझे पसंद हो और अब मेरी हो। ये कहते हुए उसने अपने पास खींच लिया और गले से लगा लिया। मन्नत ने भी खुद को उसकी बाहों में सुकून से छोड़ दिया। उसका सिर अमन के सीने से टिक गया और उसकी आंखें बंद आंखों ने गवाही दी कि अब वो अपनी नई जिंदगी के लिए तैयार थी। अमन के साथ मन्नत को पहली बार ऐसा लगा था कि शायद जिंदगी उसे मुस्कुराने का एक और मौका दे रही है। अमन ने उसकी दोस्त नेहा को हवेली पर बुला लिया था ताकि कुछ दिनों तक वह अपनी दोस्त के साथ अपना दुख सुख बांट सके और अपनी जिंदगी की शुरुआत अच्छे से कर सके। मन्नत आज ये सब कुछ पाकर बहुत खुश थी, लेकिन कहीं एक उदासी भी थी कि उसकी माँ जो उसे छोड़कर चली गई थी। मैं तन्हा चली गई थी, लेकिन मन्नत जानती थी कि उसकी माँ उसे कभी परेशान करना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने सारी परेशानी खुद झेली थी। दोस्तों, माँ माँ होती है। माँ हर दुख तकलीफ अपने ऊपर सहती है। वह अपने बच्चों के ऊपर कभी आँच नहीं आने देती। संजीदा मन्नत से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। एक मन्नत ही तो थी उसकी ज़िंदगी का सहारा। संजीदा ने मौत से पहले ही अपनी बेटी का भविष्य तय कर लिया था ताकि उसे ज़िंदगी की तरह परेशानियां ना उठानी पड़ें। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।